जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के लिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पे सरवाइव कर रहा है अभी तक, उसके सर्वाइवल को कंटिन्यू रखने के लिए फॉरेस्ट यानी कि पेड़ पौधों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाओ को पेड़ लगाने को हम लोग आगे लेके जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए। और भी बहुत सारा वाटर डे मनाते हैं हम लोग 22 मार्च, जैसा कि मैंने पिछले बार बताया। तो इन्वायरमेंट को बचाने की की जाती है और हम लोग करते भी हैं। स्कूल में एक्टिविटीज में भी होता है कि हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। तो हम लोग क्यों लगाते हैं पेड़ पौधे, क्या रोल होता है जंगल होने से, हम लोग को क्या फायदा होता है, क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को जंगल मिलने से, और जंगल कैसे बैलेंस प्रोवाइड करता है एनिमल्स और ह्यूमंस में। कभी कभार आपने सुना होगा कि गांव में जंगली जानवर घुसा है, जैसे कि तेंदुआ हुआ, लियोपार्ड, या फिर अ, शेर, हाथी घुसा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस सब चीज के बारे में चर्चा करें। ये भी एक थ्योरी सेक्शन, इसमें समझने वाला बहुत कम पार्ट है। बहुत सारी चीज ऐसा है जो कि आप डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं, न्यूज में सुनते हैं, या फिर किसी सीनियर से सुनते हैं। तो बहुत सारी चीजों को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ से। और बहुत सारी चीजों का के बारे में आप लोग को शायद नहीं पहली बार सुनने को मिलेगा। तो चीजों को शुरू करने से पहले, ये अब 7th क्लास का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर बचता है, वाटर वे स्टोरी। तो वो भी मैं मोस्ट प्रोबेबली कल तक कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके बाद 7th क्लास का जो प्लेलिस्ट है वो पूरा हो जाएगा। और अगर आपने मेरे पहले पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरा तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट एक चैप्टर रह रहा है। तो आप जाके पहले की वीडियोस को देखिए, एक प्रॉपर नोट्स लीजिए, और एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम में अच्छा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर हम लोग का इम्पोर्टेंस पता चला तो फॉरेस्ट को बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ गया है। पेड़ को ऐसे ही काटा जा रहा है। ठीक, क्यों काटा जा रहा है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, फूड चेन और फूड वेब। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है कि फूड चेन या फिर फूड वेब को पूछा जाएगा। ठीक, इसको आपको याद रखना ही है। ठीक, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज देखेंगे नया नया। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट देखिए, छोटा जगह पे फॉरेस्ट नहीं होता, ठीक ना। उसको हम लोग गार्डन कहते हैं, जो कि छोटा जगह पे बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है हम अपने घर के पीछे, तो वो गार्डन हुआ, वो फॉरेस्ट नहीं हुआ। ठीक, फॉरेस्ट जो होता है एक लार्ज एरिया में होता है। लार्ज एरिया में होता है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते हैं। ठीक, बुशेस रहते हैं, और सब मिलके एक फॉरेस्ट बनता है। फॉरेस्ट कभी भी होता है तो लार्ज एरिया में होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने की। आप सोच रहे हैं कि अगर हम अपने घर के पीछे 3-4 पेड़ लगा दें तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा अपने मतलब इन्वायरमेंट में, तो ऐसा पॉसिबली नहीं होगा। सिर्फ आपके करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको एक साथ फॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए। ठीक, फॉरेस्टेशन पे हम लोग को थोड़ा सा जोर देना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को हटाना चाहिए। दोनों टर्म बार बार यूज होगा, और दोनों टर्म का मतलब मैं बताऊंगा अभी आगे। तो फॉरेस्ट में, जैसा कि आप लोग को पता है, फॉरेस्ट मतलब जंगल। ठीक, जंगल में बहुत सारा अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म रहता है। सबसे पहले तो प्लांट आता है, प्लांट। और ऑर्गेनिज्म को हम लोग जंगल के टर्म में फ्लोरा एंड फौना भी कहते हैं। ठीक, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड प्रोड्यूसर्स, और फौना मतलब फौना मतलब एनिमल्स और इंसेक्ट, जो भी उस कैटेगरी में कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कहीं पे अगर लिखा हो फ्लोरा और फौना तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो आगे चलते हैं। बहुत सारा वैरायटी होता है ऑर्गेनिज्म का। एक फॉरेस्ट में कॉम्प्लेक्स वैरायटी होता है, यानी कि सब कोई एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कैसे होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो अभी समझने वाली बात यह है कि फॉरेस्ट जो है एक लार्ज एरिया में होता है, पहला बात। दूसरा बात कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट में जो होता है बहुत सारे वेरियस टाइप का प्लांट होता है, एनिमल होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म
ठीक, जिसको आप अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसको ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। हर जगह आपके शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होता है। अभी जो वो कोविड-19 आया है, कोरोना वायरस, वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक ना। तो फॉरेस्ट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, सब कोई साथ में ही मिलके फॉरेस्ट का कंपोजिशन करता है। इन सब चीजों को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, यही है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी फॉरेस्ट के अंदर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, सब मिलके फॉरेस्ट ही तो बना रहे हैं ना, तो उसी को कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो जब हम लोग सबसे लंबी चीज के बारे में बात करें, फॉरेस्ट में सबसे लंबा क्या होगा, ट्रीज होगा, उसके नीचे सर्ब्स होगा, उसके नीचे हर्ब्स होगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो हमको नहीं लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगा कि ट्रीज सबसे लंबा होता है, उसके बाद फिर सर्ब्स होता है, उसके बाद फिर हर्ब्स होता है। वेजिटेशन के बारे में अगर बात करें, किसी फॉरेस्ट में अगर वेजिटेशन की बात की जाए, तो यही होता है। ठीक, अब समझने वाली बात है कि क्राउन किसको कहते हैं। जो किसी किसी ट्री में क्या होता है, स्टेम के ऊपर ब्रांचेज आते हैं। ठीक, अब ब्रांचेज को हम लोग उस ट्री का क्राउन कहते हैं। अभी ये बात अगर समझ में ना आए, कोई बात नहीं, हम लोग इसको फोटो से समझेंगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। इसके बाद फिर कैनोपी। कैनोपी क्या होता है, कैनोपी और अंडर स्टोरी, इसको हम लोग फिगर से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, इसको अभी हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। आगे बात करते हैं कि बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है फॉरेस्ट से। ठीक, फॉरेस्ट से बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि वुड्स मिलता है, लकड़ी मिलता है। लकड़ी का बहुत सारा यूज है, हम लोग का फर्नीचर बनता है लकड़ी से। उसके बाद फिर फर्नीचर के अलावा हम लोग फायरवुड्स के तौर पे भी, मतलब जलाने के तौर पे भी लकड़ी को यूज करते हैं। घर भी बनता है लकड़ी से। ठीक, तो बहुत सारा यूज होता है वुड्स का। ठीक, वुड्स को हम लोग टिम्बर भी कह सकते हैं। इसके अलावा वैक्स मिलता है, मोम, सीलिंग वैक्स मिलता है। कहीं पे सीपेज हो रहा है पानी का, तो वहां पे सीलिंग वैक्स यूज करते हैं हम लोग। हनी मिलता है, शहद मिलता है। इसके अलावा लैटेक्स मिलता है, जिससे हम लोग नेचुरल रबर बनाते हैं। गोंद गोंद मिलता है नेचुरल। ठीक, गम, नेचुरल गम मिलता है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट हम लोग के लिए बहुत रिसोर्सफुल है। इसके अलावा रेनफॉल के लिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में सुने होंगे आप लोग। तो वर्ल्ड में जितना भी रेनफॉल होता है ना, उसका मोस्ट ऑफ जो रेनफॉल होता है वो अमेजोन फॉरेस्ट की वजह से ही होता है। ठीक ना। जितना ज्यादा पेड़ पौधा रहेगा उतना ट्रांसपीरेशन होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया ट्रांसपीरेशन क्या होता है। वाटर वेपर के फॉर्म में जब प्लांट अपने एक्सेस पानी को निकालता है, तो उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं थ्रू स्टोमाटा। तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो तो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा हो तो बारिश ज्यादा होगा। तो प्लांट का ये भी एक, मतलब सॉरी, फॉरेस्ट का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और भी बहुत सारा रोल होता है, सॉइल इरोजन को रोकना, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा कंपोनेंट मिलके फॉरेस्ट बनाता है। ये कंपोनेंट जो होते हैं ना, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। अगर एक ना हो तो दूसरा उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक, अल्टरनेटिव जब तक उसका ना मिले। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ये किस में पढ़ेंगे, फूड चेन में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए इस चैप्टर में। इसके अलावा कि फॉरेस्ट में जो होता है, इंटरेक्शन होता है किसका, सॉइल का, वाटर का, एयर का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये फॉरेस्ट में नहीं होता है। इंटरेक्शन जो होता है ना, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो इंटरेक्ट करेगा ही, अपने स्पीसीज से करे या फिर दूसरे स्पीसीज से करे। ठीक, अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो वो काइंड ऑफ नॉन लिविंग है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो इंटरेक्ट करेगा ही। ठीक, हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक, ह्यूमंस ह्यूमंस से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसी तरह से जानवर भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग के आसपास अगर मतलब गली में कुत्ते अगर होते हैं, तो कोई आउटसाइडर आ जाता है कुत्ता, तो वो लोग भी इंटरेक्ट करते हैं, भौंकते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो भी एक टाइप का इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल, वाटर और एयर से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रहते हैं वो सॉइल, वाटर और एयर से इंटरेक्ट करते हैं।
इंटरेक्ट करना उन लोगों को जरूरत। एयर नहीं मिलेगा तो रिस्पायरेशन नहीं होगा उन लोगों में। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ मैं तो वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। मैंने पिछले क्लास में भी इस बारे में बहुत बात की थी। और उसके बाद फिर सॉइल। सॉइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में मरता है तो वो अल्टीमेटली सॉइल के ऊपर ही गिरता है। और सॉइल में डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर उन पूरे उसके पूरे बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्या होता है डिकम्पोजर, क्या होता है हमस ह्यूमस, जो भी आप अनाउंस करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्राउन और कैनोपी क्या होता है। देखिए, इस जैसे पेड़ में इस जैसे पेड़ में स्टेम अलग है, ठीक, और ब्रांचेज स्टेम से ऊपर है। ब्रांचेज क्या है, स्टेम से ऊपर है। तो इतना पार्ट को क्या बोला जाता है, क्राउन। इस ट्री का ये क्राउन है। समझ में आ रहा है बात? इसको हम लोग क्राउन कहते हैं। अब कैनोपी क्या होता है? अब ये जो क्राउन टाइप का ट्री है, वो क्या करता है, छांव, एक टाइप से शेड प्रोवाइड कर रहा है ना इस छोटे वाले ट्री को। इस छोटे वाले ट्री को शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि पूरा कवर कर रहा है ऊपर से। तो इसी इसी मतलब सिचुएशन को हम लोग कैनोपी कहते हैं। ठीक, जो लंबा ट्री होता है फॉरेस्ट में, वो अपने से छोटे वाले ट्री को ना पूरा एकदम अपने अंडर रखता है, शेड करता है। मतलब शेड आप समझ सकते हैं, शेडिंग मतलब क्या होता है। शेडिंग मतलब होता है अपने छांव में रखना, ठीक ना, अपने अंदर रखना। ठीक, एक कवर प्रोवाइड करना। तो इसी 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 सिचुएशन को हम लोग कैनोपी कहते हैं। और जो छोटा छोटा स्मॉलर ट्री या सर्ब्स होते हैं, उसको हम लोग अंडर स्टोरी कहते हैं। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा, और इसका डेफिनेशन यहाँ पे है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है इतना बात? आगे बढ़ते हैं। इंटर रिलेशनशिप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेस्ट में। क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तीन कंपोनेंट्स मैंने बताया। अब ये मैंने यही बताया कि तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब इंटर रिलेटेड होते हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर एक काम कर रहा है तभी दूसरे का भी काम चलेगा। कैसे, देखते हैं। देखते हैं, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है। मैंने याद कीजिए पहला लेसन याद कीजिए, वहीं से है ये। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है, वाटर लगता है, न्यूट्रिएंट्स लगता है जो कि सॉइल से ही आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, और सन का लाइट लगता है। अब ये फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस के लिए इसको सॉइल का जरूरत पड़ा। प्लांट को सर्वाइव करने के लिए सॉइल का जरूरत पड़ा, वाटर का जरूरत पड़ा, एयर का जरूरत पड़ा। ठीक, अब ये क्या किया, ऑक्सीजन बाहर लिया। अब फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक, वाटर भी बनता है कभी। तो वाटर के बारे में तो अभी ऐसे चर्चा नहीं होगा। ऑक्सीजन बना। ये ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करेगा, ये ऑक्सीजन कौन लेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म लेंगे, जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। ये मंकी है और ये बर्ड्स हैं, यहाँ पे ह्यूमंस भी हैं, जबकि खास होते नहीं है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन लेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड हुए फॉर ऑक्सीजन। ठीक, इसके अलावा जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो वो डिकम्पोज होने के लिए कहाँ जाता है, मिट्टी में। मिट्टी में क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स कैसे होते हैं, माइक्रो होते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करते हैं, सराहते गलाते हैं। ठीक ना। तो डिकम्पोजर्स किस पे डिपेंड किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड किया। अब इसी तरह से एक दूसरे पे सब डिपेंड कर रहा है। प्लांट जो है सॉइल पे डिपेंड कर रहा है, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है, निकालता है बाहर। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, फिर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, तो प्लांट कहीं ना कहीं हम लोग पे डिपेंड भी किया, और हम लोग प्लांट पे डिपेंड किया। हम लोग प्लांट का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक, तो यही हुआ इंटर रिलेशनशिप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आपस में इसी तरह से इंटर रिलेटेड रहते हैं। इसमें दो टर्म्स याद रखने वाला है, एक होता है ह्यूमस और एक होता है डिकम्पोजर्स। ह्यूमस क्या होता है, जब भी आप कहीं पे सड़ता गलता सेब या फिर कोई फल या सब्जी का छिलका वगैरह देखे होंगे, तो उसपे ब्लैक कलर का जो कवर ब्लैक होने लगता है। वो बहुत दिन रखे ना, खासकर आप देखिएगा केला में, केला बहुत दिन तक फ्रिज में रखा हुआ है तो फ्रिज में भी वो ब्लैक होने लगता है। वो ब्लैक कलर क्या होता है पता है, वो ह्यूमस होता है।
उसी को ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस जो होता है ये सॉइल को फर्टाइल बनाने के काम में आता है। ये एज ए खाद, एज ए मैन्योर यूज होता है। ठीक, सॉइल को फर्टाइल बनाता है ये खाद, तो जिससे क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं और अच्छे से उगते हैं। ठीक, तो डिकम्पोजर्स क्या करता है, हेल्प करता है पेड़ पौधे को और अच्छे से उगने के लिए, कैसे, ह्यूमस बना के। ठीक, अब जो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करता है डेड ऑर्गेनिज्म को ह्यूमस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। ये याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट ऑक्सीजन बनाता है तो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, मतलब कि छोड़ते हैं। ठीक, तो फिर उसका यूज कौन करता है, प्लांट करता है। इसी तरह से ये सर्कल में काम करते रहता है। हम लोग CO2 प्लांट को देते हैं, प्लांट हम लोग को O2 देता है। ठीक, मैंने अभी बताया ये जस्ट, तो इसको आप डायग्राम से भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। कैसे, प्रोवाइड टिम्बर, टिम्बर मतलब वुड्स। ठीक, हम लोग को लकड़ी प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद फिर लकड़ी का यूज तो मैंने बता ही दिया, फर्नीचर्स में बहुत जगह यूज होता है। बहुत ऐसा ऐसा रीजन है वर्ल्ड में जहाँ पे आप बिना फायर का तो रह ही नहीं सकते। माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, अगर आप फायर नहीं जलाइएगा, मतलब एक वुड्स का मतलब इतना नेसेसिटी होता है वहाँ पे फायर, बिना फायरवुड्स के वहाँ पे आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। ठीक ना। हम कहीं ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपना सियाचन है, लद्दाख है। ठीक, हिमाचल प्रदेश का कुछ कुछ सेक्शन है जहाँ पे आप जाइएगा तो कभी कभार स्नोफॉल होने लगता है, तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, वहां पे आपको फायरवुड्स का जरूरत पड़ेगा। वो फायरवुड्स आता कहाँ से, प्लांट से ही तो आता है, फॉरेस्ट से ही आता है। प्यूरिफाई एयर, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सीधा सीधा सा बात है। ठीक, अब बहुत अलग अलग जगह पे इसका मतलब अलग अलग निकाला जाता है। ठीक, तो एक्चुअल जो मीनिंग होता है, हम लोग का जो एयर एयर पॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, एयर पॉल्यूशन का कहने का मतलब ये है कि एयर में ऑक्सीजन कम हो रहा है और दूसरा इम्प्योरिटीज ज्यादा आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, किसी चीज कंप्लीट जलना होता है, तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और हम लोग के लिए वो हार्मफुल होता है। ठीक, तो वो सब कहाँ से जाएगा, वो सब प्यूरिफाई कर देता है प्लांट। ठीक ना, वो सब सब प्यूरिफाई कर देता है प्लांट। तो इसीलिए भी फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे गांव घर में आप रहिएगा, अगर किसी का गांव होगा, कोई अगर मेरे बच्चों में से किसी का अगर गांव होगा, तो वहां पे जाइएगा तो बोला जाता है ना कि गांव का हवा फ्रेश है, ये है वो है। क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा है। ठीक ना, शहर में कम है। ठीक, कम है तो यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, गांव में जो थोड़ा सा शहर से कट के है, ठीक, हट के थोड़ा सा, तो वहाँ पे फ्रेश एयर हम लोग को मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ पे प्यूरिफाई करता है। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज्यादा आपको प्योर एयर मिलेगा, उतना ज्यादा आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होगा। अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी इसीलिए मास्क का यूज करते हैं। जब कोरोना नहीं भी था तब भी इंडिया के बहुत सारे शहर मास्क यूज होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, अगर आप बिना मतलब एज ए, अगर आप छोटे जगह से मतलब गांव से उठ के अगर आप दिल्ली डायरेक्ट जाओगे तो आपका आंख जो है जलेगा थोड़ा सा, लगेगा कि धूप ज्यादा इसलिए जल रहा है, नहीं, वो पॉल्यूशन के कारण जलता है। मेरा भी जला था। ठीक, मैंने तभी से ही मास्क थोड़ा सा वहां पे यूज करना शुरू कर दिया। उसके जस्ट 3-4 महीने 5 महीने बाद कोविड आ गया। जैसे ही मैंने मास्क शुरू किया आ गया कोविड। तो बोला, चलो। उसके बाद फिर शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, किसको, किसको, ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स, बर्ड्स। कहाँ, इतना डाइवर्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है फॉरेस्ट में। ठीक, तो उसको शेल्टर प्रोवाइड कौन करता है, फॉरेस्ट करता है। सॉइल इरोजन रुकता है। सॉइल इरोजन मतलब जब भी फ्लड आता है ना, जब भी फ्लड आता है तो मिट्टी का कटाव होता है, मतलब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता है, पूरा एकदम, और कट के ऊपर सैंड हो जाता है। तो उस चीज को रोकता है, कैसे,
प्लांट का जो रूट होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, सॉइल को एकदम होल्ड करके रखता है। जब भी फ्लड आएगा, ठीक, पानी को भी रोकेंगे और मिट्टी को भी साथ ही साथ रोक देंगे। तो फ्लड अगर बहुत ज्यादा करंट में आ रहा है, पानी का करंट बहुत ज्यादा है, तो रुकता तो नहीं है लेकिन स्लो जरूर हो जाता है, ठीक। और अगर हल्का सा फ्लड है तो वहीं पे रुक भी जाता है कभी कभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। पेड़ पौधे का काम ये बहुत, फॉरेस्ट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद फिर कंट्रोल फ्लड, ठीक। डैम, जहां भी डैम बनता है ना उसके आसपास ना जंगल लगाया जाता है जानबूझ के, ठीक ना। आप गौर कीजिएगा कहीं पे। तो यानी कि फ्लड कंट्रोल में भी यूज होता है ये। बाढ़ आया तो वो मट्टी को बाढ़ के जो करंट है उसको कम करने के लिए भी यूज होता है। नॉइज एब्जॉर्बर, आप कभी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। किसी को अगर जंगल में या फिर छोटा मोटा ही अगर आपके गांव घर के आसपास जंगल होगा, वहां पे जाइएगा, कुछ बोलिएगा, वो एको होगा, वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो एको के वापस आ जाएगा आपके पास, जो भी आप चिल्ला के बोलिएगा। यानी कि ये साउंड एब्जॉर्बर का भी काम करता है। इतना भी नॉइजी, अगर आप सिटी में रहते होंगे तो आपको नॉइज का आदत होगा, बहुत सारा हॉर्न जंक्स वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट में जाइएगा तो एक सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉइज वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है, गूंज के रह जाता है उसी के अंदर, ठीक। तो नॉइज एब्जॉर्बर का भी काम होता है। और एक सर्टेन डेसिबल, डेसिबल मतलब साउंड का यूनिट होता है डेसिबल, एक सर्टेन डेसिबल 90 के अप्रॉक्स, अगर 90 से ज्यादा हम लोग डेसिबल से ज्यादा हम लोग अगर नॉइज सुने तो हम लोग के कान में और ब्रेन में भी वो इफेक्ट डालता है, बहुत गहरा इफेक्ट डालता है। आप सुनना बंद कर सकते हैं या फिर आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि लाउड म्यूजिक ना सुने आप, और कोई अगर ज्यादा हॉन्क कर रहा है तो आप उससे भी बचें, ठीक। तो ये भी कुछ कुछ होता है। फिर आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। पहले तो मैं कंजर्वेशन कैसे होता है उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा, पहले तो इफेक्ट बताऊंगा कि क्यों हम लोग को कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट। अगर कंजर्व नहीं करेंगे होगा क्या? पहला बात तो, अगर कंजर्व नहीं करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा एयर में। पहला बात, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगा। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्रीन हाउस गैस होता है, तो यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक। पहला उसका इफेक्ट। दूसरा, कि एनिमल्स जो है वो फूड और शेल्टर नहीं मिलेगा, उन लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा और रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। अब याद कीजिए, जब शुरू कर रहा था मैं वीडियो तो मैंने बोला था कि एनिमल घर में क्या होता है कि कभी कभार सुनने के लिए आता है जंगली जानवर जो है वो गांव में घुस गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलाका एक्सपैंड हो रहा है, ह्यूमन का जो एरिया है वो एक्सपैंड हो रहा है, वो जंगल काट के अंदर जा रहे हैं। जंगल में तो पहले से जंगली जानवर रहते हैं, आप उनके घर में जा रहे हैं, तो वो गांव में नहीं घुस रहा, गांव ना जंगल के अंदर जा रहा है ज्यादा, ठीक। तो उनको फूड शेल्टर नहीं मिलेगा और आप कभी भी सेफ फील नहीं कीजिएगा वाइल्ड एनिमल्स अगर आपके आसपास घूम रहे हो। किसी गांव में अगर तेंदुआ या फिर शेर या फिर हाथी घुस गया, किसी को नींद भी नहीं आएगा जब तक उसको भगा ना दिया जाए या फिर मार ना दिया जाए। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सॉइल नहीं होल्ड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल होल्ड नहीं होगा, फ्लड बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर बात बात पे बाढ़ आ जाएगा, एकदम ऑन सीरियस नोट। इसके बाद इंडेंजर्ड लाइफ, लाइफ एंड इन्वायरमेंट अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है बिना प्लांट्स के। आप ऑक्सीजन यहाँ पे, आजकल तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का किल्लत है। ये जो पेड़ पौधे काट रहे थे हम लोग, इसी का इफेक्ट है मेरे ख्याल से, ठीक ना। अभी आप लोग इफेक्ट देख ही सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। यहाँ पे लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा कोविड में और लोग मर रहे हैं। दिल्ली में तो ऐसा बोला जा रहा है कि हर एक घंटा 11 14 ऐसे आदमी, 14 पर्सन पर आवर के हिसाब से मौत हो रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर इस रेट में अगर डिफॉरेस्टेशन, या डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि पेड़ पौधे को काटना, ठीक ना। पेड़ पौधे को काटना, फॉरेस्ट को क्लीन करना, मतलब कि हटा देना। फॉरेस्ट वहां पे हुआ करता था, अब उसको हटा के गांव बना दिया गया, शहर बना दिया गया। तो ये जब तक होते रहेगा तब तक ये ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 28% एटमॉस्फेयर में, हो सकता है ये कम हो जाए। ये कम हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग को बस देखिए
लोग मर रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर एक स्थिति है। ये हुआ इफेक्ट। अब इसको रोके कैसे, इफेक्ट को आने से रोके कैसे, प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। डू नॉट अलाउ ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब, ग्रेजिंग मतलब ग्रेज करना मतलब चरना। हम लोग के पास जो पेट होते हैं, ठीक, गड़ेरिए होते हैं जो कि भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जंगल में लेके जाते हैं भेड़ बकरी को और छोड़ देते हैं। वो जितना भी खाना होता है उन लोग को, पेड़ पौधा, हर्ब्स या सब्स पूरा खा के उसके बाद निकल जाते हैं। अब नंबर ऑफ अगर एनिमल्स उन लोग के पास ज्यादा रहेगा, होता ही है, किसी किसी के पास 100 गाय है, 100 भेड़ है, ठीक, 100 भेड़ अगर एक छोटे से इलाका में जाके चरेगा तो वहां का तो नीचे का फ्लोर का सब हर्ब सर्ब सब खा जाएगा। अब वहां से खाना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा फॉरेस्ट। तो ये नहीं होना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए। ग्रेज कराए ठीक ना, एक लेकिन लिमिटेड वे में छोड़ दे कुछ, जिससे कि बाद में वो फिर से होगे तो फिर से आप ग्रेज कराओ, ठीक। ये होना चाहिए। प्रमोट एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ पौधे को लगाना, ठीक ना, इसको प्रमोट करना चाहिए। जितना भी जंगल है उसको कंजर्व करके रखो, उसमें और पेड़ पौधे लगाओ, उसको काटो नहीं। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि आप उसको पकड़ के चिड़ियाघर में डाल दें, ये प्रोटेक्शन नहीं होता। मैं पर्सनली इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक। सेंचुरी इज ओके, ठीक ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ओके, लेकिन जू में बंद करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक ना। अगर आप ही को एक कमरा में, बहुत बड़ा कमरा है, ठीक, बहुत बड़े कमरे में बंद करके रख दिया जाए, ठीक ना, बस खाना 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 दिया जाए, तो कब तक आप उसको एंजॉय कीजिएगा? एक साल, 2 साल, 5 साल चलो, उसके बाद तो फिर आपको लगेगा ही ना कि यार ये तो केज है, ये पिंजरा ही है। तो जू इज, क्या होता है, पिंजरा ही हुआ जू, ठीक। तो बचाना कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट को बचाना। वाइल्ड लाइफ तभी बचेगा जब उनका शेल्टर बचेगा। अगर किसी के पास घर है, किसी एनिमल के पास घर है, तो वो उसी घर के आसपास अपना शिकार करेगा, खाना खोजेगा या फिर कुछ भी करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इलाका होता है किसी भी, और जानवर का इलाका होता है, उस इलाके के अंदर आप जाइएगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्ट करना, ना कि इसको कि आप उठा के उसको आप जू में डाल दीजिए, हम तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये जिंदा है, जिंदा नहीं है वो, ठीक ना। कंट्रोल फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर बहुत एक कॉमन टर्म है, आप लोग सुना ही दिया होगा। हाल फिलहाल में कुछ 1 साल पहले फॉरेस्ट फायर हुआ था, न जाने कितने जीव जंतु वहां पे मर गए थे। कंगारू ऐसे मरे थे जैसे कि पेपर जल रहा है वैसे जल रहे थे। वहां पे इन्वायरमेंट को भी नुकसान हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ वो अलग, वाइल्ड लाइफ जो वहां पे थे उनको जो नुकसान हुआ वो अलग। तो सब मिला के वहां पे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये कंट्रोल करना, अब लगा नेचुरल कारण से, ठीक ना। फॉरेस्ट फायर होता इसीलिए है क्योंकि जब बहुत गर्मी पड़ने लगता है, ठीक, तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। अब सूखे हुए पेड़ पौधे में अगर थंडर लाइटनिंग या फिर कहीं से कोई पत्थर दूसरे पत्थर पे गिर के एक चिंगारी तक निकल गया ना, तो उसी से फायर लग जाता है और वो फैल जाता है बहुत जल्दी, ठीक। तो वो नेचुरल कॉज भी होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि कम से कम नुकसान हो। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या, ऐसा मान लीजिए कि आधा का आधा जंगल से ज्यादा मतलब वो जल गया, ठीक ना। बहुत गंदा स्थिति था वो। ऐसे ऐसे होते रहता है यहाँ पे। हाल फिलहाल में आसाम में भी लगा था मेरे ख्याल से, कुछ 2-3 महीने पहले। तो उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं फूड चेन के बारे में। यहाँ से बात शुरू होता है मेन, ध्यान से सुनना है यहाँ से। फूड चेन क्या होता है, याद करो कि दो टर्म होता है, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो कि अपना खाना खुद बनाता है, उसको किसी और ऑर्गेनिज्म का जरूरत नहीं है, ठीक ना। कंज्यूमर वो होता है जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। शेर क्या है, कंज्यूमर है। जितने भी कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स वगैरह हैं, सब के सब कंज्यूमर है। जो भी
जानते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक नेचर के हैं प्लांट्स। ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर में आते हैं, सारे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सारे के सारे कंज्यूमर्स। ठीक, होता है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स को कोई हर्बीवोरस खाया, मान लीजिए ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को कौन खाया, फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया, ईगल मरने के बाद कहाँ जाएगा, सॉइल में। अब सॉइल में ईगल को कौन खाएगा, डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स क्या बनाता है, ह्यूमस बनाता है, हम बताए थे। ह्यूमस बनाता है, ह्यूमस किसके लिए फायदा करता है, किसके लिए फर्टिलिटी बनाता है, प्रोड्यूसर्स के लिए। अब ये एक चेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, इसी चेन को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। फूड चेन जो होता है वो सीक्वेंस होता है, इवेंट का सीक्वेंस होता है, कौन किसको खा रहा है। ठीक, किसका जो मील है किस पे डिपेंड कर रहा है। अब बड़ा जानवर जो है अपने से छोटे जानवर को खाएगा, इन्वायरमेंट का रूल है, ये नेचर का रूल है। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट आगे है पढ़ने के लिए, 9th 10th में, 10th में। ठीक, तो इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। अब फूड वेब क्या होता है सर, फूड वेब जो होता है ना वो कलेक्शन ऑफ फूड चेन होता है। थोड़ी ना है कि ग्रास होपर को सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग खाएगा, ग्रास होपर को कोई बर्ड भी खा सकता है, बर्ड खाते हैं ग्रास होपर, इंसेक्ट खाते हैं बर्ड। अब वो बर्ड को कोई दूसरा स्नेक खा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्नेक होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसी तरह से ये मिलते मिलते ना एक वेब लाइक, जाल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है फूड चेन का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। इससे बेटर समझ में आएगा। ये क्या है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को रैट खा लिया, रैट को ये पाइथन खाया, पाइथन को ईगल खा लिया। उसी तरह से इस ग्रास होपर को फिर से फ्रॉग खाया, फ्रॉग को पाइथन, पाइथन को ईगल। अब ये फ्रॉग को डायरेक्ट ईगल भी खा सकता है। अब ये फ्रॉग जो है ये फ्रूट फ्लाई को भी खा सकता है, बटरफ्लाई को भी खा सकता है, ड्रैगन फ्लाई को भी। अब देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बन गया फूड चेन का, इसमें एक साथ तीन चार फूड चेन है। ठीक, इसी कलेक्शन ऑफ फूड चेन को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आज का लेक्चर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद एक और चैप्टर बचता है हम लोग का, वाटर वेस्ट स्टोरी। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करवाए जाएं, तो एक दो सैंपल पेपर मैं बना के उसको मैं डिक्टेट मतलब बता दूंगा कैसे क्या बनाना है, कैसे क्या लिखना है, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर ऐसे वीडियोस का जरूरत है तो फिर मैं बनाऊंगा। और इसके बाद फिर एक चैप्टर बचता है, उसको मैं कल या परसों तक खत्म हो जाएगा अपना प्लेलिस्ट। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कैरियर पावर को। थैंक यू।